ज्योग्राफी में आज हम ज्वालामुखी को समझने वाले हैं। वोल्केनोज होते क्या हैं और किस तरह से बनते हैं, उनके बनने से, उनके उद्गार से क्या क्या चीजें बनती हैं, कौन सी शेप बनती हैं और क्या फॉर्मेशन होती है, कौन सी चट्टानें बनती हैं, उनमें से कौन से पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, शंकु कैसे बनते हैं, वो कॉन्स कैसे बनती हैं, वो शेप कैसे बनती हैं, ज्वालामुखी तीव्रता के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, कौन से ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं, कौन से विस्फोटक उद्गार नहीं करते, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे मेन चीज कि ज्वालामुखी में कौन सा ज्वालामुखी किस स्थान पर है और किस प्रकार का, जैसे किलिमंजारो, मृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी, और ये कहाँ पर हैं। तो ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देश और कौन से ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं, ये भी हमारा साथ में हो जाएगा। तो देखिए, ये ज्वालामुखी आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले मैं बता देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने भूकंप को किया था, उससे लास्ट क्लास में हमने चट्टानों को किया था कि चट्टानें कैसे बनती हैं, कौन कौन सी आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें इसी ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के जमने से, उनके अपक्षय से अवसादी चट्टानें, और फिर उनमें बदलाव के कारण रूपांतरित चट्टानें। उन सबको हमने समझा था किस किस तरीके से, मतलब पूरी ज्योग्राफी को हमने लेकर ब्रह्मांड से सूर्य, सौरमंडल, आगे बढ़ते हुए क्रम से है, बिल्कुल सीक्वेंस में सारी क्लासेज को हम करते हुए चल रहे हैं। अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कुछ कुछ क्लासेज का। बाकी आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस बिल्कुल सीक्वेंस में लगी हुई हैं। पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कर लीजिए, इसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी करने वाले हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स भी करने वाले हैं। तो ये सब करना है तो सारथी के साथ जुड़ जाइए और क्लास कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखो, ज्वालामुखी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, तो ज्वालामुखी बनने का कारण क्या है, पहले वो समझने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हालांकि मैंने जब आग्नेय चट्टानों को पढ़ाया था तब समझाया था, उससे अलग हमने चट्टानों के साथ साथ भूकंप को देखा था। तो भूकंप के एक प्रकार में था ज्वालामुखी विस्फोट, तब ये चीज समझाई थी। ये हमारी पृथ्वी है। मैं फिर से बता देता हूँ ज्वालामुखी क्यों बन रहा है, क्या हो रहा है उसमें। तो मेन कारण है तापमान अधिक हो जाए, दाब अधिक हो जाए, कुल मिलाकर ऐसा मानिए ये आपका प्रेशर कुकर है, रसोई में रखा हुआ, किचन में रखा हुआ ये कुकर है। और कुकर में क्या है, आपने नीचे से फ्लेम जला दी है, आग जला दी है, गैस पर रखा हुआ है, और इसमें जो भी आप कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऊपर सीटी है। जब इसमें प्रेशर बनता है तो उस प्रेशर के बनने पर, जब हम बोलते हैं कि 2 सीटी के बाद दाल पक जाएगी, 4 सीटी के बाद ये पक जाएगा, वो पक जाएगा, तो वो सीटी कैसे आती है, एक ढक्कन ऊपर उठता है, मतलब सीटी ऊपर उठती है और आवाज आती है, और आवाज आने पर वहां से कुछ गैस निकलती है। ठीक है, बिल्कुल इमेजिन कीजिए आपकी रसोई, रसोई में गैस, गैस के ऊपर रखा हुआ कुकर, और कुकर में आप सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, और वो सीटी ऊपर उठी, वहां से गैस निकली बहुत सारी एक साथ, और वो सीटी फिर से नीचे हो गई। ठीक है, फिर दोबारा फिर से सीटी आएगी, फिर नीचे हो जाएगी। तो ये सब हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पृथ्वी पृथ्वी को, सबसे पहले देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मैंने समझा दिया है, वो क्लास को आप देख लेना, नहीं देखी हो तो। हम जब पृथ्वी से बाहर से अंदर चलते हैं तो बाहर हम जिस फॉर्मेशन में देखते हैं पृथ्वी को, वो बिल्कुल ठंडी है। हम जहां पर रह रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, ठंडे में। अंदर की तरफ चलते हैं तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि अंदर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ये पृथ्वी की सरफेस है, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सरफेस है। जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब मान लिया हम ऐसे ही अंदर चलते चले गए, अंदर चलते चले गए, तो अंदर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा, 2 बढ़ा, 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, 100 बढ़ा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और ये पता होगा आपको कि 100 डिग्री के बाद में क्या होता है, आग लगने लग जाती है। तो अंदर क्या है, अंदर से ये बिल्कुल गर्म है। ऐसा क्यों है, तो वो मैंने समझाया था कि किस तरह से पृथ्वी सूरज से अलग हुई और उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो ठंडी हुई। तो उसका एग्जाम्पल दिया था कोयला। जलता हुआ कोयला जब हम उसको ठंडा करेंगे तो बाहर की तरफ वो ठंडा हो जाएगा, राख जम जाएगी, लेकिन अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ वो गर्म रहेगा, बिल्कुल गर्म धधकता हुआ। बिल्कुल उसी तरह से पृथ्वी क्या है, सूरज से अलग हुई है, आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी हुई, यहाँ पर पानी हुआ, सब कुछ जमा हुआ, तो बाहर से ठंडी होकर, लेकिन अंदर से अभी भी गर्म है, आग का गोला है अंदर से वो। तो अंदर क्या है, ये आग होने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है, उसका प्रेशर भी क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है। तो होता क्या है, अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कैसी हैं, बिल्कुल गर्म है। और ज्यादा गर्म में आप ये देखेंगे कि जब हम लोहे को भी तापते हैं, सोने को गलाया जाता है, तो कैसे गलाया जाता है, उसमें आग लगाकर, मतलब आग पर रखकर उसको गलाया जाता है। कांच को कैसे
आग में रखकर गलाया जाता है। तो सारी चीजें क्या होती हैं, आग में जितनी उनमें आग लगेगी वहां पर वो क्या होंगी, लिक्विड फॉर्म में चली शुरू हो जाएंगी, ठीक, यानी कि तरल अवस्था में जानी शुरू हो जाएंगी। तो अंदर जितनी भी हमारी चीजें हैं, चाहे वो चट्टान का रूप है, चाहे हमारा क्या कोई सोना है, लोहा है, धातुएं हैं, वो सब क्या है, पिघली हुई फॉर्म में है। और ये बिल्कुल अंदर जाते हैं तो लोहा, फेरस बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में है, ठीक। तो वहां पर क्या होता है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने पर और पिघला हुआ क्योंकि वो है, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। और वो जो प्रेशर बनता है, बिल्कुल इमेजिन कीजिए रसोई का रखा हुआ वही कुकर रसोई में, ठीक है। तो कुकर में क्या हुआ, प्रेशर बहुत ज्यादा बना क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो प्रेशर बना। प्रेशर के बनने से क्या हुआ, अब देखो टेम्परेचर के बढ़ने से हालांकि प्रेशर रिलीज होता है, वो साइंस का फैक्ट है, हम उसको बाद में साइंस में आप समझ लेना। अभी फिलहाल के लिए अगर हम किसी बंद जगह में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा यहाँ पर कुकर की तरह। तो वैसे ही पृथ्वी में प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। अब अगर सोचो कि कुकर का वो ढक्कन पे से सीटी नहीं ऊपर उठेगी और वो गैस बाहर नहीं निकलेंगी। गैस बाहर किस लिए निकल रही है, हम उसको बोल ही प्रेशर कुकर रहे हैं, हम उसमें प्रेशर बना रहे हैं। तो प्रेशर उस सीटी के द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो प्रेशर खत्म होता है सारा, सीटी वापस नीचे गिर जाती है। फिर क्या होता है, फिर से आग तो नीचे से जल रही है, वो फिर से गर्म होगा तो फिर से उसमें प्रेशर बनेगा, दाब जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दाब। तो दाब वहां पर फिर से पड़ेगा, दाब पड़ेगा तो वो फिर से ऊपर उठेगी सीटी, और क्या होगा, फिर से वो दाब रिलीज हो जाएगा, सारी गैस बाहर निकल जाएंगी। तो गैसों के एक ही एरिया में ज्यादा इधर उधर, जब उसके अणु इधर उधर बहुत ज्यादा तेजी से जाते हैं तो वहां पर प्रेशर फॉर्म हो जाता है। तो उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या होता है, सीटी ऊपर उठती है और गैसें बाहर निकाल देती है, और क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है पृथ्वी में। अब सोचो अगर वो सीटी ऊपर नहीं उठी, किसी वजह से अटक गई, फंस गई, तो आपने कई बार सुना होगा कि कुकर फट जाता है ना। तो कुकर फट जाता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया वहां पर और निकला है नहीं गैसों के द्वारा। तो वैसे ही यहां पर है, पृथ्वी पर जब बहुत ज्यादा, इस पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये प्रेशर को निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये नहीं निकला तो पृथ्वी क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी। तो उस प्रेशर को निकालने के लिए जहां पर इसकी ऊपर की सरफेस, ये मैंने बता दिया है, समझा दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बाहर ये हमारी भूपर पट्टी होती है, क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ होती है कोर, सरफेस, मतलब ये बाहर वाली सरफेस, सतह है। तो पृथ्वी को अलग अलग संरचनात्मक ढंग से अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं क्रस्ट, भूपटल, भूपर पट्टी। अब कुल मिला के फिलहाल के लिए सतह मान लेते हैं। तो इस सतह में जहां भी कमजोर जगह होगी, जहां भी उसको प्रेशर को रिलीज करने वाली जगह होगी, तो पृथ्वी में क्या होता है, एक हल्का सा छेद होता है, वो छेद खुलता है और वहां से क्या होता है कि सारी की सारी गैसें बाहर निकल जाती हैं बहुत तेजी से। जब गैसें बाहर निकलेंगी तो सोचो, जब आपके कुकर में से सीटी ऊपर उठी, गैस बाहर निकली, तो उस गैस में क्या निकला था, जलवाष्प बाहर निकली थी, बहुत ज्यादा जलवाष्प निकली थी। ये सारी की सारी इसी कहानी से सही हो, समझ में आ जाएगा। और यदि समझ में आए, अच्छा लगे, तो बाद में इसको, क्लास को लाइक जरूर कर देना, और बाकी से सबसे शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारथी के साथ जोड़ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम आपको दे पाए। क्योंकि आपका साथ, हमारा साथ, दोनों का मिलके चलेगा, तभी ये सारथी परिवार आगे चलेगा। तो देखो है क्या, बिल्कुल वहां से अगर वो सीटी नहीं उठती तो क्या होता, कुकर फट जाता। तो बिल्कुल वैसे ही यदि पृथ्वी से ये छिद्र नहीं खुलेगा तो वहां क्या होगा, पृथ्वी फट जाएगी। तो पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है क्या, ये छिद्र। अब फिर मैंने बताया कि कुकर में जब सीटी आती है तो सीटी में केवल गैस नहीं निकलती, जलवाष्प निकलती है बहुत सारी। जलवाष्प को मतलब पानी निकलता है भाप के रूप में, ठीक। और उसमें आपने देखा होगा कि जब वो भाप के रूप में निकलता है, अगर आपके कुकर में दाल बन रही होगी तो थोड़ी देर बाद दाल का पानी कुकर के चारों तरफ जम जाएगा, ऊपर से ऐसे नीचे गिरता हुआ वो पानी जमा हुआ होगा। और बाद में जब आप उसको धुलेंगे, जब जाके वो साफ होगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि इस पर ऊपर से किसी ने छिड़काव कर दिया है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है पृथ्वी के अंदर जो भी तत्व हैं। यहां से क्या होगा, पृथ्वी में बहुत ज्यादा दाब, प्रेशर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक छिद्र खुलेगा, उससे ये गैसेस और प्रेशर बाहर निकलेगा।
लेकिन होगा क्या, बिल्कुल उसी दाल की तरह दाल का पानी जो बाहर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हमारा लावा है, मैग्मा है, मैग्मा के चैम्बर्स हैं। मैग्मा क्या है, जो भी पिघली हुई चीज है, पिघली हुई चट्टाने हैं, पिघली हुई धातुएं सब मिक्स हैं, तो वो जिस प्लास्टिक फॉर्म में, पिघली हुई प्लास्टिक माने आप, ठीक है, या फिर तरल रूप माने, द्रव रूप माने, तो लिक्विड रूप माने, तो वो यहाँ से क्या होता है, बाहर की तरफ निकलते हैं, और बाहर की तरफ निकलते हुए गैस के साथ साथ वो जलवाष्प, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ओरिएंटेड भी ले रहा हूं मैं, समझाने के हिसाब से भी, तो जलवाष्प बाहर निकलती है प्रेशर रिलीज करने के लिए, उसके साथ साथ ये सारी चीज भी बाहर आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं हम लावा, ठीक है, मैग्मा। तो ये मैग्मा जब बाहर आता है तो बाहर, क्योंकि पृथ्वी ठंडी है, बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ऐसे मानो जैसे आपने किसी सोने को गलते हुए देखा होगा किसी मूवी में, या फिर लोहे को गलते हुए, कांच को गलते हुए, किसी भी चीज को गलते हुए देखा है, तो या प्लास्टिक को गलते हुए, जब उसको ठंडी जगह पर वापस रखेंगे, गर्म था तो गल रहा था, ठंडी जगह पर वापस रखा तो क्या होगा, वो ठंडा होके फिर जम जाएगा, है ना। मिठाई को ही ले लो, मिठाई जब हम उसको बनाते हैं, क्या बर्फी बनानी हो तो लगा देंगे एक प्लेट में, फिर उसको जमा, जब जम जाएगी तो हम उसके पीसेस काट लेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही होता है, क्योंकि ठंडा है बाहर पृथ्वी में, पृथ्वी के बाहर, तो यहाँ पर आकर वो सारी चीजें क्या होती हैं, जम जाती हैं। जब जम जाती हैं तो इससे हमारी चट्टानें बनती हैं, और पहली चट्टानें बनती हैं जिनको हम प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं, सबसे पहली चट्टानें बोलते हैं, जिनका नाम है आग्नेय चट्टानें। तो ये चीज मैंने वहां पर आग्नेय चट्टानों में समझा दी थी। तो जब ये चट्टानें बनती हैं तो यहाँ पर सेब बन जाएंगी, तो ये क्या होगा, ये एक ऐसा गड्ढा बन जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ पर सीटी तो लगी हुई है नहीं, ये छेद खुला, यहाँ पे दोनों तरफ चट्टानें जम गई, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक गड्ढा बनेगा, उस गड्ढे का नाम है क्रेटर, समझ गए, उस गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर। तो क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर, शंकु क्या है, इस शेप को बोलते हैं शंकु, ठीक है, शंकु का मतलब कोन, ऐसे करके ये कोन, तो इसको बोलते हैं शंकु। टोपी, बर्थडे वाली जो टोपी होती है वो शंक्वाकार होती है, ठीक है, कोन टाइप, तो ये वही कोन बन जाती है क्रेटर। तो ये कीपनुमा जो आकृति होती है इसको हम क्रेटर बोलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसको बोला जाता है, तो ज्वालामुखी को, मैंने बता ही दिया, समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो पृथ्वी फट जाएगी, तो इसकी पूरी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए एक ऐसा वॉल्व, वॉल्व मतलब एक कोई भी ढक्कन, तो एक ऐसा ढक्कन जो खुलेगा और पृथ्वी की सुरक्षा करेगा, तो पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व बोला जाता है ज्वालामुखी को, इंग्लिश में इसको वोल्केनोज बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर दरार या छिद्र जिससे होकर जलवाष्प बाहर निकलती है, गैसें बाहर निकलती हैं, वह लावा बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी। ये जब ज्वालामुखी फटेगा तो यहाँ क्रेटर बना, और साथ में क्या होगा, ये जो ऊपर गैसेज निकलेंगी बहुत सारी, तो जो उद्गार होगा उसको बोलते हैं हम गैसर। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला जल या जलवाष्प, तो हम इसको बोलते हैं गैसर, पूछा जाता है। और जब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ठंडा हो जाएगा, ठीक, जमने लगेगा, तो उसके बाद देखो, जैसे हम जब कभी चूल्हे में या भट्टी में आग लगाते हैं, या सर्दियों में हाथ तापने के लिए हम पोर पजालते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब तक वो नहीं जलता है तो धुआं लगता है, जब जल जाएगा उसमें आग होगी, धुआं कम हो जाएगा, ठीक है, फिर से जब आग बंद होगी तो क्या होगा, फिर से धुआं निकलेगा, तो आग है तो धुआं कम हो गया, लेकिन आग नहीं है, बंद हुई, तो वहां पर क्या हुआ, धुआं बचा। तो जब ये ठंडा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, जब आग खत्म हो जाती है इसकी, तो धुआं हमें दिखाई देता है, तो ज्वालामुखी समाप्त होने पर निकलने वाला धुआं या जलवाष्प जो होती है उसका नाम होता है धुआं रे, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, सीधा सीधा प्रश्न होता है, तो क्या कहलाती है, धुआं रे, समझ गए। अब देखो यहाँ पर एक नोट करके डाल दिया है, विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है, तो कहाँ मिलते हैं, प्रशांत महासागर के तटीय भागों में। प्रशांत महासागर क्या है वो मैंने समझाया हुआ है, हालांकि पहले फिर से बता देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, 4 महासागर हैं मेन हमारे, एक पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है ये वाला, हमारे चीन जापान इधर वाले क्षेत्र से, और अमेरिका वाले क्षेत्र की तरफ, तो ये है हमारे प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, और ऊपर आर्टिक महासागर, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो ज्योग्राफी की मैपिंग कराने वाला हूं अभी इस 1-2 क्लास के बाद में, वो मैपिंग को जरूर देख लीजिएगा, पूरी मैपिंग समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि मैपिंग यदि आपने कर ली, वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग, तो बहुत सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी तो होगी, हिस्ट्री आपकी तैयार होगी, सभी सब्जेक्ट आपके तैयार होंगे अच्छे से, करंट तैयार होगी, तो वो कर लीजिएगा। तो ये क्या है, प्रशांत महासागर के जो सॉरी, प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र है, अर्थात देखो
कहाँ पर फटते हैं ज्वालामुखी ज्यादा? जैसे ये यहाँ पर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये वाला तट है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये चीन, जापान, ये वाला तट है, ठीक। यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है अग्निवलय, फायर रिंग। किसको? प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों को बोला जाता है फायर रिंग। यहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो ध्यान रखना है इसे। अब आगे चलते हैं हम। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली सबसे जो ज्यादा पदार्थ निकलते हैं, पूछा जाता है कौन सी चीज है। तो सबसे ज्यादा जो निकलती है, सोचो कि प्रेशर कुकर में सबसे ज्यादा क्या निकल रही थी? गैस। और गैस के साथ क्या निकल रहा था? जल वाष्प। तो इस क्रिया में भी सबसे ज्यादा क्या निकलती है? जल वाष्प सबसे अधिक निकलती है। 60 से 70, 80, 90% तक क्या होती है? जल वाष्प ही होती है, गैसेज ही होती हैं। ज्वालामुखी कितना होता है? थोड़ा सा होता है, जो बाहर आकर जम जाता है, वही दाल के पानी की तरह, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसको प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं, नहीं तो दाल बनाने ला कुकर में समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक। लावा या मैग्मा दूसरे नंबर पर निकलता है। दो तरह का होता है ये, अम्लीय और क्षारीय। अभी बताने वाला हूं आगे चल के कि इससे क्या फर्क पड़ेगा अम्लीय क्षारीय से। अम्लीय मतलब एसिड और क्षारीय मतलब बेस। तो लावा या मैग्मा निकलता है, जलवाष्प निकलती है। ये पायरोक्लाइट निकलता है। पायरोक्लाइट क्या होता है? ज्वालामुखी बम इसको बोलते हैं। मतलब पायरोक्लाइट पूछा जा सकता है तो वो होता क्या है? ये जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा? ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे समझो, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया, तो प्रेशर रिलीज होने के लिए ये फटेगा, यहाँ से एक वाल्व खुलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? पृथ्वी का जो ये ऊपर वाला टुकड़ा है, जहां पर हम है, मान लिया जहां पे मैं खड़ा हूं वहीं पे ज्वालामुखी फट जाए, तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे ये पूरा क्षेत्रफल जो धरती है, सबसे पहले वो चट्टाने उखड़ेगी ना, चट्टाने उखड़ेंगी। मतलब जहां पर है जो धरातल है वो सबसे पहले उखड़ेगा। जब वो उखड़ेगा तो उसमें क्या होगा? ये यहाँ पर कुछ ना कुछ पत्थर, टाइल, फर्श कुछ तो होगा यहाँ, तो सबसे पहले वो टूटेगा। तो सबसे पहले क्या आते हैं? वो जो चट्टान है जहां पर हम हैं, वो धरातल के बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, वो टूटते हैं, जिनको हम बोलते हैं पायरोक्लाइट, ठीक। तो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, जब ज्वालामुखी से निर्मित चट्टाने बनती हैं तो ये पायरोक्लाइट ही उसमें सबसे नीचे दब जाते हैं, ठीक। जब सबसे पहले फूटेंगे, उसके बाद ये यहाँ पर आकर टूट के गिर गए, और उसके बाद क्या हुआ? अंदर से गैस वगैरह निकली, लावा निकला, इनके ऊपर जम गया, तो सबसे नीचे ये ही जम जाते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्यूमिस। प्यूमिस क्या होता है? पूछा जाता है। जो हमारे ये बोला जाता है कि रामचंद्र जी के नाम से जब पत्थर डाले गए थे, कहाँ डाले गए थे? समुद्र से ये श्रीलंका के जाने वाले रास्ते में, तो वो पत्थर तैरने लग गए थे पानी पर। तो वो कौन से पत्थर थे? प्यूमिस पत्थर, ठीक है। क्यों थे? क्योंकि इनका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है। तो ऐसे चट्टानी टुकड़े जो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, जिनका घनत्व, डेंसिटी पानी से भी कम हो, तो पानी से भी कम होगा तो क्या होगा? पानी पर तैर जाएंगे, तो उनको बोला जाता है प्यूमिस। इनको राख, मतलब ऐसा मानो कि राख के ढेर, राख का ढेर जो जम जाता है, तो राख कैसी होती है? हल्की होती है। जब वो जम जाएगा तो वो एक पत्थर के टुकड़े का रूप ले लेगा, तो उसी को बोलते हैं हम प्यूमिस। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि पूछे जाते हैं। और अन्य क्या चीजें निकलती हैं? लैपिली निकलता है, मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, इनको लैपिली बोल देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखना। और धूल, राख, ये सब चीजें निकलती है। तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है। तो जलवाष्प और गैसें, लावा और मैग्मा, ये दूसरे नंबर पर, पायरोक्लाइट सबसे पहले निकलता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब जो ज्वालामुखी शंकु बन रहा था, जो शेप बन रही थी, तो वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी प्रकार की? तो एक सिंडर या राख शंकु होते हैं, दूसरे टाइप के शंकु होते हैं लावा शंकु, तीसरे टाइप के मिश्रित शंकु कहलाते हैं, और चौथे टाइप के आश्रित या परपोषित शंकु कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंडर या राख को समझ लें हम, ये क्या होता है। तो मुख्यतः ज्वालामुखी राख वह विखंडित पदार्थों से निर्मित जो ज्वालामुखी राख निकलेगी, उससे जो शेप होगी, कौन शेप, तो उसको बोलेंगे हम सिंडर या राख शंकु, ठीक है। प्राय कम ऊंचे तथा क्रेटर अधिक चौड़े बनाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ये ऊंचाई में तो कम रहेंगे, लेकिन जो क्रेटर बनाएंगे, वो जो गड्ढा बनाएंगे, वो बहुत चौड़ा बनाएंगे, ठीक। तो ये होते हैं हमारे सिंडर या राख शंकु। उसके अलावा लावा शंकु कौन से होते हैं? तो लावा शंकु जहां तरल मैग्मा है, लिक्विड मैग्मा है, लावा है, वो निकलता है, और उससे, उसके जमने से जब कोई शंकु बनता है, कौन शेप बनती है। कौन शेप का मतलब अभी भी नहीं समझे हो तो ऐसा मान लो, जैसे लावा निकला, जम गया, तो एक पहाड़ की तरह ऐसे करके
ऊपर से नीचे ऐसे करके जो कोन शेप बनेगी उसी को बोल रहे हैं हम शंकु। तो ये कैसे होते हैं? लावा शंकु होते हैं। अम्लीय लावा शंकु और क्षारीय लावा शंकु, दोनों को ध्यान रखना है। अम्लीय का मतलब एसिड, इनमें सिलिका की मात्रा देखो, अंदर क्या है, सिलिका, मतलब सियाल, सीमा, निफे, 3 तरह की परतें हमने करी थी पृथ्वी की, नहीं की हैं तो जरूर देख लेना, समझ में आएगा। तो सिलिका जब पृथ्वी की भूपर पट्टी में है, ऊपर वाली परत में है, तो वहां से सिलिका निकलता है। अब सिलिका ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इस लावा की, जो हमारा लावा है लिक्विड रूप है, जब उसमें मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें होती है, लोहा होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम होता है, चट्टानें होती हैं, सब चीजें मिक्स होंगी उसमें। तो जब सिलिका ज्यादा हो जाएगा, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो वो शंकु का रूप होगा अम्लीय, मतलब उसमें सिलिका का मतलब है एसिड बढ़ रहा है। जब सिलिका कम होगा तो वो जो लावा होगा वो होता है क्षारीय। ठीक है, बेस, ये केमिस्ट्री में आपको समझ में आएगा कि अम्लीय क्षारीय क्या होते हैं। मतलब ऐसा मान लो कि एक तो आप कोल्ड ड्रिंक पेप्सी पी रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसी होती है, क्षारीय बेस फॉर्म में होगी। और दूसरी चीज, आप कोई तेजाब है वो अम्लीय होता है, तो इस तरह की फॉर्म में से, तो वो इसके बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो लावा शंकु है वो या तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। सिलिका ज्यादा हो जाती है तो अम्लीय हो जाता है, कम हो जाती है तो वो क्षारीय हो जाता है। इससे फर्क क्या पड़ता है, बस उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को समझो। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, इस लावा शंकु के क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो इससे लावा निकलता है, जब ये अम्लीय लावा होता है तो वो चिपचिपा या गाढ़ा होता है, ठीक है, जैसे शहद मान लो, इस तरह का। और जब क्षारीय शंकु होता है तो वो हल्का या पतला होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक मान लो, है ना, फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इससे जब वो चिपचिपा होगा या गाढ़ा होगा और अचानक से फूट के निकलेगा, तो वो क्या होगा, विस्फोट अधिक होगा, मतलब तेज होगा, विस्फोट बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि वो गाढ़ा है। ठीक है, जब वो पतला होगा, हल्का होगा, सिलिका कम होगा, तो विस्फोट कैसा होगा, वहां पर कम होगा, कम विस्फोट होगा, और फैलाव क्या होगा, वो ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा जगह में फैल जाएगा। तो केवल इतना फर्क पड़ता है अम्लीय क्षारीय से, बस इतना याद रखना है, यहाँ विस्फोट अधिक हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, ये गाढ़ा है, ये पतला है, बस लावा शंकु। तीसरा आता है मिश्रित शंकु। जब ये दोनों तरह का शंकु बनता है, मतलब उसमें अम्लीयता भी हो, क्षारीयता भी हो, तरल भी हो, सिंडर और राख भी हो, मतलब लावा भी हो, अम्लीय क्षारीय भी हो, सिंडर और राख भी हो, सबका मिक्स हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम मिश्रित शंकु। और आश्रित शंकु बोलते हैं, प्रपोषी शंकु बोलते हैं किसको, ज्वालामुखी का विस्तार या विस्फोट अधिक होने पर। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत तगड़ा होगा और ज्वालामुखी ज्यादा बनता चला जा रहा है, मतलब और ज्यादा लावा निकलता चला जा रहा है, तो ज्वालामुखी शंकु के ढाल पर एक अन्य ज्वालामुखी भी बन जाए। जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये मान लिया पृथ्वी है, यहाँ से ज्वालामुखी फटा और ऐसे करके ये इतना बड़ा शंकु ये बन गया। अब जो इसका ढाल है, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, मान लिया ऐसे करके है, यहाँ इसका क्रेट वो बना हुआ है, गड्ढा, ठीक है। अब ये जो ढाल है तो यहाँ से क्रिया चल रही है, ये ज्वालामुखी चल रहा है, लेकिन अंदर भी इसके क्या हो जाए, अंदर यहाँ से और यहाँ पर और क्रेटर बन जाए, यहाँ पर और क्रेटर बन जाए, यहाँ पर और क्रेटर बन जाए। तो जैसे एक पानी आप डालोगे कहीं पे किसी मिट्टी में, तो वहां पर बहुत सारी नालियां बन सकती है ना, एक मेन नाली होगी और पानी इधर उधर को भी जाएगा। तो अगर यहाँ से भी ये वहां पर नहीं पहुंच निकल रहा सारा लावा, और यहाँ पर भी एक छेद खुल गया और साइड से भी थोड़ा थोड़ा रिसने लगा कहीं पर, तो ये कैसा शंकु है, ये इसी का ही एक एक सब ब्रांच है। तो वो जो ब्रांच है, वो जो शाखा है, उसी को बोलते हैं हम आश्रित या प्रपोषित शंकु। ठीक है, तो ज्वालामुखी अधिक होने पर शंकु या ढाल पर एक अन्य शंकु भी बन जाए। ठीक, अब ज्वालामुखी का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो ये 3 से 4 या 5 टाइप के ज्वालामुखी होते हैं। मेनली आप 2 ध्यान रखें, एक ज्यादा विस्फोट वाले, एक कम विस्फोट वाले। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखें। तो ज्यादा विस्फोट वाला कौन सा है, ये है पिलियन या विसुवियस, 2 हो गए ज्यादा विस्फोट वाले। कम विस्फोट वाले स्ट्राम्बोली और हवाईयन। नाम थोड़े से अजीब हैं, ये ज्वालामुखी के ऊपर नाम है, मतलब जैसे कोई ज्वालामुखी बहुत तगड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना, हम पेस्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ज्यादातर लोग बोल देते हैं कोलगेट कर रहे हैं, जबकि कोलगेट तो एक किसका नाम है, मात्र एक पेस्ट का नाम है। ठीक, वैसे ही जब हम किसी गाड़ी को बोलते हैं मारुति जा रही है, तो मारुति तो एक कंपनी है। ठीक, तो वो यहाँ पर ध्यान रखें, ये ज्वालामुखी के नाम हैं जो अलग अलग जगह ज्वालामुखी हैं। इनके जैसे जितने भी ज्वालामुखी हैं, हम उनको 2 से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक जो बहुत ज्यादा विस्फोट वाले ज्वालामुखी होंगे, तो वो तो ये पीलियन और विसुवियस, हम उनको बोलेंगे कि ये पीलियन टाइप का है,
मतलब उसका उग्र रूप है। ठीक, जैसे कोई मान लिया अहिंसावादी हो, सीधा साधा आदमी हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल गांधी है। ठीक है, कोई ज्यादा चालाक हो तो हम उसको बोल सकते हैं, जैसे किसी का नाम दे दिया केजरीवाल, या मतलब किसी का भी कोई ऐसे नेता का, मतलब किसी की भावनाओं को आद करना मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है, केवल एक वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कोई चालाक बोल रहा है, कोई सीधा साधा नेता बोल रहा है, तो उस तरह से यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कोई भी ज्यादा विस्फोट वाला ज्वालामुखी होगा तो पिलियन, विसुवियस, नाम थोड़ा सा 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएंगे। कम विस्फोट वाला जिसमें बिल्कुल हल्का हल्का विस्फोट हो रहा है वो स्ट्राम्बोली या हवाईयन और विस्फोट हो रहा है नॉर्मल एक एवरेज विस्फोट है तो वोल्केनियन। ठीक, नाम ध्यान रखने हैं। तो ध्यान रखना है जो सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है वो कौन से ज्वालामुखी होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। यानी कि पीलियन जैसे ज्वालामुखी जो है वो कैसे हैं, सबसे ज्यादा विस्फोटक। जो अत्यधिक विस्फोटक है मतलब इसी कैटेगरी में है, इनके जैसे हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको पीलियन टाइप बोलेंगे, थोड़ा सा कम रहेगा तो वो विसुवियस। दोनों लगभग लगभग सेम है। ठीक, और वोल्केनियन विस्फोट क्या है, अम्लीय से लेकर क्षारीय तक। ये सारे के सारे अम्लीय से लेकर और क्षारीय तक, मतलब बहुत ज्यादा विस्फोट से लेकर कम विस्फोट तक के जो ज्वालामुखी हैं, जो विस्फोटक ज्वालामुखी मतलब कुल मिला के जिनमें विस्फोट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या थोड़ा हो रहा है, हम उनको बोलते हैं वोल्केनियन ज्वालामुखी। उनमें इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं, मतलब जो बहुत ज्यादा विस्फोट हो रहा है, तकड़ा विस्फोट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है बहुत तकड़ा वाला, तो हम उसको बोल रहे हैं पीलियन। जिससे तकड़ा ब्लास्ट नहीं होगा, थोड़ा ब्लास्ट हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, इसी की बहुत हल्की कैटेगरी हम बोले तो उसके जैसा लगभग में जैसा विसुवियस। ठीक है, विस्फोट हो रहा है किसी भी तरह का हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं वोल्केनियन। वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। एक स्टाम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है तो विस्फोट उद्गार नहीं होता, मतलब विस्फोट उद्गार तो हो रहा है, ज्वालामुखी का छेद भी खुला है और क्या हो रहा है वहां से लावा भी निकल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वहां विस्फोट के साथ नहीं हो रहा है, वो हल्का हल्का सा रिसाव हो रहा है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को एक बार हिलाएंगे और उसको उसका ढक्कन खोलेंगे, है ना तो क्या होगा, बहुत तेजी से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलेगी, तो वो नहीं निकल रही है। आपने धीरे 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 ढक्कन खोला, वहां से कोल्ड ड्रिंक में गैस तो भरी हुई है लेकिन वो हल्के हल्के से निकल रही है, विस्फोट के साथ नहीं निकल रही, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, ध्यान रख रहे हैं। और जो अत्यंत शांत उद्गार वाले हैं, बिल्कुल ठंडे, बहुत हल्का हल्का सा रिसाव हो रहा है, कोई विस्फोट नहीं है, तो वो कैसा है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, नाम थोड़े से टिपिकल हैं, 2-4 बार करेंगे तो ध्यान हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा विस्फोट से मैं कम की तरफ आ रहा हूं, बस ऐसे करो जैसे कि सॉरी थोड़ा सा कफ हो रहा है। तो बहुत ज्यादा विस्फोट ज्वालामुखी से कम विस्फोट की तरफ 2-3 बार ऐसे याद कर लो तो हो जाएगा। जैसे पीलियन, उसके बाद कौन सा हो जाता है, विसुवियस, फिर हो जाता है वोल्केनियन, फिर हो जाता है स्ट्राम्बोली, और फिर हो जाता है कौन सा सबसे ठंडा, हवाई जैसा, हवा जैसा, हवाईयन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा विस्फोट से कम विस्फोट की तरफ, मतलब शांत की तरफ, ये ज्वालामुखी हो जाते हैं। उसके अलावा आते हैं हम ज्वालामुखी के प्रकार। प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो सक्रियता के आधार पर तो 3 तरह के मुख्य ज्वालामुखी होते हैं हमारे। तो एक होता है कौन सा, जो सक्रिय हो, एक वो ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट मतलब लावा लगातार निकल रहा है ज्वालामुखी से क्या होगा, लावा ही निकलेगा, तो लावा, जलवाष्प, गैसें लगातार निकलती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय। जो सक्रिय है, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म में चल रहा है, तो जिनमें उद्गार हो रहा हो या सक्रिय अवस्था में जो ज्वालामुखी हो, तो ये हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरे होते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी, जो सोए हुए हैं। सुसुप्त मतलब सोए हुए, तो जिनमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, उद्गार नहीं हुआ बहुत लंबे टाइम से, लेकिन उद्गार होने की संभावना है। ठीक है, जैसे आप दिवाली पे बम फोड़ रहे हैं तो एक बम तो है फूट गया, सक्रिय है ना, उसमें दूसरा बम आपने जला के फेंक दिया, अब वो कानों में उंगली डाल ली है और इंतजार कर रहे हैं वो फूटे 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 फूटे, और वो ठंडा पड़ा हुआ है, उसको 15 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, आधा मिनट हो गया, लेकिन उसका इंतजार है, वो फट सकता है, जरूर फट सकता है। ठीक है, अब एक बम ऐसा है जो फटेगा ही नहीं, मिस हो गया, बिल्कुल पक्का पता है हमें, 4 दिन से पड़ा हुआ है, 10 दिन से पड़ा हुआ है, तो वो अब क्या फूटेगा, पानी बरसात होगी उसके ऊपर। तो मृत ज्वालामुखी जो लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है जिनमें, और ना उद्गार होने की संभावना है, तो वो मतलब मर गए हैं वो ज्वालामुखी।
तो एक ऐसे ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं, चल रहे हैं, उनमें उद्गार लगातार जारी है, विस्फोट जारी है। एक वो ज्वालामुखी बहुत लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, मतलब लावा, उद्गार का मतलब लावा निकलना नहीं हुआ है लेकिन होने की संभावना है, तो सुसुप्त, सोए हुए। तीसरे है मृत, जिनमें ना तो उद्गार हुआ है लंबे समय से और ना संभावना है, तो वो मृत ज्वालामुखी। इनको आप हल्का हल्का सा यहीं पे याद रख लेना कि कौन सा ज्वालामुखी किस टाइप का है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा कहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है, ठीक। तो जैसे कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, एटना, बैरन, इरेबुस और जस्ट डेल सलाडो, ये जो ज्वालामुखी हैं वो कैसे हैं, सक्रिय अवस्था में है। इनमें से एक अपवाद है ओजस डेल सलाडो, अभी बता दूंगा। तो ध्यान रखना है, 2-4 बार देखो, ये नाम थोड़े अजीब से हैं क्योंकि ये हमारे भारत के नहीं है, ठीक है। भारत के हमारे होते तो कुछ भी रख लेते, जैसे आम, अमरूद, ऐसे पेड़ों के नाम होते हैं, ऐसे आसान आसान रख लेते, लेकिन थोड़े से अजीब से हैं। कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, एटना, बेरन, इरेबुस और जस्ट डेल सलाडो, ये सब कहाँ कैसे ज्वालामुखी हैं, सक्रिय हैं। जो सुसुप्त हैं, नारकोडम, विसुवियस, क्राकाटाओ, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है, 2-3 बार दोहराना है, नारकोडम, विसुवियस, क्राकाटाओ, तो ये कैसे सुसुप्त हैं। और जो मृत हैं, मर गए हैं, किलिमंजारो, चिम्ब्राजो, एकांकागुआ, पोपा, ठीक है। किलिमंजारो, चिम्ब्राजो, एकांकागुआ और पोपा, ये कैसे हैं, मृत ज्वालामुखी। एक बार इनको डिवाइडेशन इनका कर लेना, अलग अलग क्लासिफिकेशन करके अलग ही रखना कौन सा किस टाइप का है। अब हम देखते हैं जो सक्रिय, जो हमारे मुख्य ज्वालामुखी हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हमने कौन से करे, सक्रिय ज्वालामुखी। तो बिल्कुल उसी क्रम में जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें नहीं छोड़ना, ठीक। तो सक्रिय ज्वालामुखी जहां पर है हम वो देखने वाले हैं। तो अभी पहले सक्रिय ले लेते हैं, उसके बाद सुसुप्त, उसके बाद मृत। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा सबसे पहले आता है, कोटोपैक्सी, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कौन सा है, कोटोपैक्सी। कितना ऊंचा है, लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा एक पहाड़ बन गया है, किससे, ज्वालामुखी से। सोचो, मतलब 5,897 मीटर ऊंचा, जितने हमारे भारत में कुछ मुख्य चोटियां होती हैं, ठीक है, इतना ऊंचा ये पहाड़ बन गया है। तो जैसे उत्तराखंड के पहाड़ है, हिमाचल के पहाड़ है, ऐसा पहाड़ बन गया है। तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक। कहां पर है, इक्वाडोर में, बहुत इंपॉर्टेंट है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। ये कहां पर है, दक्षिण अमेरिका। मैंने फिर से बता रहा हूं, मैपिंग करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैपिंग को एक बार कर लेना। तो एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका जब मैप पर देखेंगे तो सबसे पश्चिम की तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो वहां पर पड़ेगा आपको इक्वाडोर, ठीक है। तो उसी इक्वाडोर में है कौन सा, कोटोपैक्सी। 2-4 बार ये याद करने पड़ेंगे, वो मजबूरी आपकी है, बाकी हो जाएंगे। और जस्ट डेल सलाडो, इसको मैंने बताया था, थोड़ा सा अपवाद सा है ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, पूछा जाता है ये सबसे ऊंचा, तो या तो इसका नाम होगा या इसका नाम होगा, ठीक है। ये किस तरह से ऊंचा है कि ये ऊंचा तो सबसे है, 6,893। किताबों में, कई किताबों में मैंने देखा है स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचा सक्रिय कौन सा है, कौन से को आंसर करें, कौन से को नहीं करें। तो यहाँ पर मैं क्लियर करके दे रहा हूँ ये कि ओजस डेल सलाडो, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इससे भी 1 किलोमीटर और ऊंचा है, 6,893 मीटर ऊंचा, ठीक है, लगभग 1,000 किलोमीटर, सॉरी, मीटर ऊंचा इससे, ठीक है। लेकिन इसकी जो एक्टिव है वो कहां पर है, तो एक्टिव ये लगभग इसकी आधी हाइट पर है, 3688 मीटर पर ये एक्टिव है। इसमें जो उद्गार हो रहा है वो यहां पर हो रहा है, ठीक है। जैसे आप जाएं हिमालय की चोटी पर जाना चाहें, एवरेस्ट पर, लेकिन आप बीच में ही पहुंचे हैं और वहां पर आपको कुछ मिल रहा हो, तो ऐसे करके, चोटी तो बहुत ऊंची है लेकिन बीच में कुछ है, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह से ये पड़ता कहां पर है, तो चिली और अर्जेंटीना। ये कहां पर है, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबा देश है, पतला पतला और लंबा, पश्चिम की तरफ, नीचे की तरफ कौन सा, चिली, और उसी के साइड में है अर्जेंटीना, इधर साइड में। तो चिली और अर्जेंटीना में सब ये सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो। ये देखो, इसकी हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करती, ये समझाने के लिए है, हल्का फुल्का ध्यान रख रहे हैं, कभी इसको रटने लग जाए 6, 8, 9, 3 ऐसे करके, तो ये केवल समझाने के लिए हाइट्स इनकी। बाकी इसकी हाइट को ध्यान रख सकते हैं हल्का फुल्का, ये ध्यान रख रहे हैं कि सबसे ऊंचे कौन से हैं, तो कोटोपैक्सी ओजस डेल सलाडो, ठीक है। स्ट्राम्बोली तीसरा आता है और इंपॉर्टेंट है। स्ट्राम्बोली किस लिए इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोला जाता है, किसको, स्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर पड़ता है, कहां पर पड़ता है, यूरोप
के पास में, यूरोप के नीचे की तरफ भूमध्य सागर है। तो जहां पर क्या है, इटली देश है, इटली भूमध्य सागर में आ रहा है लंबा लंबा, उसको मैपिंग में देखेंगे हम। तो वहीं ये, इसकी हाइट जरा ध्यान से देखना, ये 1900 या 5900 4900 नहीं है, केवल 925 मीटर, मतलब छोटा सा, 1000 मीटर की हाइट से भी कम। तो लेकिन है क्या, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? इटली के पास में है, देखो ध्यान से, ये पड़ता है लिपारी द्वीप पर। कहां पर? भूमध्य सागर में, इटली पर। मतलब इससे बना हुआ एक द्वीप है, एक टापू है, कौन सा? लिपारी। कहां पर है? भूमध्य सागर में। और कहां पर? इटली के पास में। तो इटली के पास में भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर में एक लिपारी द्वीप है, इस लिपारी द्वीप पर ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। ठीक है। अब इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जब इसको हम देखते हैं तो रात में भी ये, इसमें ऐसा लगता है कि कोई लाइट, बहुत तकड़ी लाइट जला रखी हो, है ना, बहुत ऊंचा उद्गार जब इसमें होता है तो ऐसा लगता है आग जली हुई है। जब हम उसको देखेंगे, एक एक पानी में आग लगी हुई है, तो इसको प्रकाश खंबे की तरह दिखाई देगा ये। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो कोटोपैक्सी किया, और जस्ट डेल सलाडो किया, स्ट्राम्बोली किया। अब बाद में आता है बैरन। बैरन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भारत का है, मतलब भारत के पास है। तो अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार के पास में, साइड में, थोड़ा सा साइड में पड़ेगा। कौन सा? बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, भारत का एकमात्र, केवल एक है जो सक्रिय अवस्था में, बाकी 3 ज्वालामुखी आप देखेंगे आगे चले गए। तो एकमात्र जो सक्रिय अवस्था में, मतलब जिसमें एक्टिव है जो, वो कौन सा है? बैरन। ठीक है। उसके बाद आता है इरेबुस, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पड़ता है। अंटार्कटिका कौन सा है? वही नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, जहां पर बर्फ जमी हुई है, व्हाइट व्हाइट। श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, सफेद महाद्वीप बोलते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर है इरेबस, इरेबस या इरेबुस इसको बोला जाता है। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंटार्कटिका पर ये एकमात्र ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है एक्टिव। फ्यूजियामा जापान का है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान क्या है, मैंने बताया था। जापान कहाँ पर पड़ेगा? देखो फिर से देखेंगे, ये हमारा यहाँ पर भारत है, भारत के इधर चलते हैं तो इधर चलेंगे ये एशिया, इधर चलेंगे ये अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये पड़ेगा आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इधर आएंगे मैप में जो आपने देखा होगा, इधर आएंगे तो यहाँ पर ये इसी में ये, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पर है जापान। अब यहां से ये वाला पानी और ये वाला पानी दोनों पीछे जब मिलके जाता है तो एक हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक रिंग बनाता है, ये वाली रिंग और ये वाली, कौन सी? प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। तो इसमें हमने अभी करा था कि सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसको फायर रिंग बोला जाता है, वो कौन है? प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र। तो वहीं पर पड़ता है जापान। तो वहां पर ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं उसके आसपास में, उस तटीय क्षेत्र में। तो वहां पर जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है इस क्षेत्र का, वो कौन सा है? फ्यूजियामा। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। एटना कहाँ पर है? इटली में। इटली में एक कौन सा और था? इटली के पास में भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली। ठीक है, और ये कौन सा है? एटना। ये स्ट्राम्बोली और ये एटना। एटना इटली, एटना इटली नाम से आ रहा है। उसके अलावा अब देखो, ये हमने किए कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे सुसुप्त, जो सोए हुए हैं लेकिन कभी भी जाग सकते हैं, कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो वो कौन से हो जाते हैं? नारकोडम। किस लिए याद रखना है ये हमारे लिए? इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भारत का है, मतलब वही भारत के पास है। तो बैरन और बैरन के ही पास पड़ता है नारकोडम, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के पास में। ठीक है, तो कौन सा? नारकोडम। इसलिए याद रखना है क्योंकि भारत का है, मतलब भारत के अंडमान निकोबार के पास है। तो नारकोडम कैसा है? सुसुप्त है। बैरन कैसा था? सक्रिय था, भारत का। विसुवियस इटली, हमने इटली में ज्वालामुखी देखे, कौन से ज्वालामुखी? एक देखा हमने स्ट्राम्बोली, जो कैसा था? सक्रिय था। दूसरा कौन सा देखा? एटना, जो सक्रिय है, मतलब इटली के पास में स्ट्राम्बोली, एटना। और तीसरा विसुवियस। ठीक है, उसके अलावा क्राकाटाओ, ये कहाँ कैसा है? सुसुप्त है, और ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक, इंडोनेशिया कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा, एशिया में ही पड़ेगा, है ना। कहाँ पर पड़ेगा? भारत से नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ, तो वहां पर देखेंगे इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा साइड में ऊपर की तरफ। अब आते हैं हमारे मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एक बार देख लो, किलिमंजारो, चिम्बराजो,
एकांकागुआ और पोपा। ठीक है, किलिमंजारो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं सबसे ज्यादा मतलब मेन मेन ज्वालामुखी करा रहा हूँ, होने को तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो किलिमंजारो कहाँ पर पड़ता है? केन्या में। और केन्या कहाँ पर पड़ता है पता होगा? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, पूरब से थोड़ा सा पश्चिम, बहुत हल्का सा, मतलब लगभग पूर्व की तरफ से इधर चलेंगे हम तो वहीं पर देश पड़ेगा कौन सा? केन्या। तो उसी केन्या में ज्वालामुखी है कौन सा? किलिमंजारो। ठीक, कैसा है ये? तो ये मृत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है, इसमें उद्गार बहुत लंबे समय से ना तो हुआ है और ना होने की संभावना है। ठीक है, तो ये कौन सा है? किलिमंजारो। कहाँ पर? केन्या, अफ्रीका में। दूसरा आता है कौन सा? एकांका, सॉरी, पहले चिम्बराजो लिखा हुआ है तो वही देख लेते हैं। चिम्बराजो इक्वाडोर और पेरू में पड़ रहा है। देखो इक्वाडोर में फिर से ज्वालामुखी आया। सक्रिय ज्वालामुखी में अभी हमने करे थे, इक्वाडोर में देखो सबसे पहला जो ज्वालामुखी था, याद रखने का यही तरीका है कि रिकॉल करते चले जाओ साथ के साथ, जहां पर पुरानी कोई चीज आई है उसे। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक है। चिली अर्जेंटीना इसी के पास में पड़ रहा है, ओजस्टेल सलाडो। कोटोपैक्सी इक्वाडोर और चिली अर्जेंटीना में ओजस्टेल सलाडो। उसके अलावा यहाँ पर चिम्बराजो इक्वाडोर और पेरू, ठीक है, ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में ही एंडीज पर्वत पड़ता है। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला में कौन सा है? एकांकागुआ। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ध्यान रखना है, आगे जाके पर्वतों में इसका करवाऊंगा मैं। इनमें से देखो यही क्या बन रहे हैं, ये जो ज्वालामुखी है वो बाद में क्या बन जाते हैं? पहाड़ बन जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं ठंडे होकर। ये तो पता ही है कौन से आग्नेय चट्टाने हैं। तो जब ठंडे होकर ये पहाड़ बन जाते हैं तो हम इन्हें पर्वतों में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये नाम थोड़े से अटपटे आ रहे हैं, तो ये याद हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन आते हैं तो याद करने पड़ेंगे। तो पहाड़ों में जब हम एक बार पढ़ेंगे तो फिर से याद हो जाएंगे। तो एकांकागुआ कहाँ पर पड़ रहा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी, मतलब इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में, और उसी में पड़ता है एकांकागुआ। ठीक है, और ये लास्ट वाला पोपा कहाँ पर है? म्यांमार का ज्वालामुखी है, हमारे पास में ही पड़ता है, वर्मा देश, म्यांमार देश, तो उसी का है म्यांमार का पोपा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पोपा, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी इसको भी ध्यान रखना है। पोपा पड़ोस की बात है तो ध्यान रखेंगे। तो देखिए सारा ज्वालामुखी ये सब करा दिया मैंने, इतने ही ज्वालामुखी हैं। तो एक बार देख लो, ये हमने सुसुप्त सॉरी, सबसे पहले मृत ज्वालामुखी, वापस चल रहे हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। उसके अलावा ये सक्रिय ज्वालामुखी थे। ये इनका वर्गीकरण कितने तरह के होते हैं तीव्रता के आधार पर, ये हो गए। ज्वालामुखी शंकु क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले पदार्थ कौन से हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये सभी को हमने डिटेल में समझ लिया है। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, बाकी लोगों के साथ शेयर करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सारथी के साथ जुड़ सकें। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में यहाँ पर अभी सारथी परिवार की शुरुआत है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।